गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने एक गीत की कहानी चैप्टर शुरू की थी, सुरेश पंत द्वारा लिखी गई। तो हमने पढ़ा था कि प्रदीप जी ने ये गीत की कहानी कौन से गीत के बारे में कही जा रही है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गाने के लिए, है ना। तो इस गाने को लिखना किसने अपने हाथ में लिया था? प्रदीप जी ने, और जो तब के फिल्मों में गीत लिखा करते थे। और उन्होंने बस पहले के 2 पंक्तियां ही लिखी थी कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये हिस्टोरिक गीत उन्होंने लिखा था, शुरू ही किया था बस, ठीक है ना। पहले ही 2 लाइन लिखी थी तब तक। और उसके बाद क्या हुआ देखो, प्रदीप ने संगीत निर्देशक सी रामचंद्र से बात की और रक्षा मंत्रालय को सूचित कर दिया गया। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, इसीलिए इस बात के बारे में उन्होंने मतलब रक्षा मंत्रालय को बताया था, ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को। और उन्होंने किससे बात की थी? संगीत निर्देशक सी रामचंद्र, जो संगीत का निर्देशन करते हैं। वे इस पर काम करने ही लगे थे कि रक्षा मंत्रालय से संदेश गया, गीत के मुखड़े की 2 पंक्तियां बता दी जाएं। तो वो ये काम शुरू कर दिया था उन्होंने, मतलब गीत लिखना उन्होंने आगे लिखना शुरू किया था कि तभी रक्षा मंत्रालय से उनके यहाँ खबर गया, बात आई कि मतलब उनका आदेश मिला कि गीत के पहले 2 लाइनें उनको बता दी जाए, मतलब रक्षा मंत्रालय के पास भेज दी जाए। पहले 2 लाइनें मतलब क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है। इस अवसर पर जारी होने वाली स्मारक में उल्लेख के लिए चाहिए। तो वो किस लिए चाहिए थी उनको 2 लाइनें? ताकि वो मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है तो उसमें कौन सा गीत आने वाला है, तो उस स्मारक पत्र के लिए, स्मारक उल्लेख के लिए, मतलब याद रखने वाली मेमोरेंडम में लिखने के लिए पहले 2 लाइन उनको चाहिए थे, ठीक है। तो इसीलिए वो उनसे मंगवाई गई थी वो पहले 2 लाइन उन्होंने क्या लिखा है करके। प्रदीप घबराए इसलिए नहीं कि उन्हें गीत की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था। असल में फिल्मी दुनिया में चोरी की बीमारी उस समय भी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब रक्षा मंत्रालय से खबर आई कि उन्हें 2 लाइनें भेजनी है, बतानी है, तब प्रदीप जी घबरा गए। वो क्यों घबराए? वो इसलिए नहीं घबराए कि उनके मतलब उनका गाना उतना अच्छा होगा या नहीं, सामर्थ्य मतलब उस गाने की मतलब गाना अच्छा होगा या नहीं, इस पर उनको शक नहीं था, ठीक है। उस गाने की शक्ति, सामर्थ्य मतलब शक्ति, तो उस गाने की शक्ति पर उन्हें शक नहीं था, उसके वजह से वो नहीं घबराए थे। वो क्यों घबराए थे? वो घबराए थे इसलिए क्योंकि तब भी मतलब चोरी होने की अपने गाने की, अपने लिरिक्स के चोरी होने का उनको डर था। कहानी तब भी मतलब तब भी चोरी होती थी इन सब चीजों की, ठीक है। जैसे कहानी के मूल विचार, पटकथा, गीत, संगीत, धुन, है ना, धुने, शॉर्ट्स की चोरी आम बात थी तब, मतलब इन सारे चीजों का चोरी मतलब आम बात थी, मतलब इसको लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है लोग। तो प्रदीप को लगा कि यदि उन्होंने गीत का मुखड़ा बता दिया तो संभव है कि असली गीत प्रस्तुत होने से पहले दर्जनों ऐसे गीत बाजार में आ जाएं। तो देखो, अगर उन्होंने पहले के मतलब अपने जो गाना बना रहे हैं उसका मुखड़ा अगर उन्होंने बता दिया तो वो जहां तहां छप जाएगा, है ना, और लोग उसे देखकर कोई हो सकता है उससे ही कोई दूसरा गाना बना दे, और असली गाना बनने से पहले, मतलब प्रदीप जी गाना बनाने से पहले ही बहुत लोग हो सकता है कि उसी मुखड़े को इस्तेमाल करके जो तो गाना बना के बाजार में छोड़ दे, मतलब मार्केट में अपलोड कर दे। कोई भी गाना गाना बना के निकाल सकता है, तो इसीलिए वो डर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा साधारण सा मुखड़ा बनाकर भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया कि रक्षा मंत्रालय के पास भेजने के लिए एक मामूली सा एक दूसरा मुखड़ा बनाया। अपना जो मुखड़ा पहले ये वाला मुखड़ा बनाया था, ये पहले ये नहीं दिया उन्होंने कोई दूसरा मामूली सा मुखड़ा बनाया रक्षा मंत्रालय को भेजने के लिए। क्या था वो मुखड़ा? ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो ये उन्होंने बनाया नया सा और उन्होंने भेज दिया। तो इस मुखड़े में कोई खास बात नहीं थी, है ना, इस मुखड़े में कोई खास बात नहीं है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें किसी नारे जैसा ही लगता है। तो लगता है कोई नारा मतलब हम जब स्लोगन बोलते हैं ना जोर जोर से, तो ऐसे स्लोगन जैसा, नारा जैसा लगता है ये, इसीलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। इधर मुंबई में गीत का पूर्वाभ्यास
जोरों से होने लगा। तो ये मतलब इस गाने का प्रैक्टिस मुंबई में जोर तोर से होने लगा, पर एकदम गुपचुप तरीके से, मतलब प्रैक्टिस भी चुपके से छुप के होती थी। संगीत निर्देशक, गायक, वाद्यवृंद वाले मिलकर गीत गाते थे बिना शब्दों के। धुन पर सिर्फ एक अक्षर फिट कर दिया जाता था। कुछ देखो क्या करते थे वो लोग, जब मुंबई में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जो गायक जो थे, फिर जो वाद्यवृंद मतलब बजाने वाले है ना, मतलब संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं उन सब वाद्य यंत्र को बजाने वाले लोग, और फिर संगीत निर्देशक जी, वो सब मिलकर गाना गाते, लेकिन वो बिना शब्दों के, मतलब गाना वो सुर बनाते बस, है ना, वो मतलब सुर में गाते और बिना शब्दों के, शब्द इस तरह शब्दों में गाना नहीं गाते, मतलब बिना वर्ड के ही वो लोग गाना गाते। धुन पर सिर्फ एक अक्षर फिट करके, मतलब कोई भी एक अक्षर लेकर उसको, जैसे कि ता लेकर ता 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 करके गाना गाते, कुछ इस तरह। जैसे देखो दा 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 दा, इस तरह, हाँ, दा 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 दा। तो इस तरह मतलब द को बिठाकर वो लोग गाना प्रैक्टिस करते, जैसे कि एक लेटर को बिठाकर सुर बनाकर सुर में गाना प्रैक्टिस करते। 26 जनवरी का शुभ दिन आ गया, तो देखो अब 26 जनवरी का शुभ दिन आ भी गया, तो प्रोग्राम का दिन आ गया। दिल्ली उत्सव के लिए सजी थी, पूरे दिल्ली को उत्सव के लिए सजाया गया था। बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें अपने प्रिय नेताओं, कलाकारों और फिल्मी हस्तियों को देखने उमड़ रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे नेता और फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस भी वहाँ पर आने वाले थे ना, कलाकार भी वहाँ पर आने वाले थे। तो उन सबको देखने के लिए बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, मतलब सभी लोग वहाँ पर एकदम इकट्ठा हुए थे। नेहरू जी और अन्य गणमान्य लोग पधार चुके थे। लाउड स्पीकर पर एक गरबा गीत की धुन बज रही थी। तो देखो तब क्या हो रहा था कि नेहरू जी और अन्य बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति, गणमान्य लोग वहाँ पर आ गए थे, मतलब प्रोग्राम के लिए आ गए थे, और लाउड स्पीकर पर तब गरबा गीत की धुन, गरबा क्या होता है, वो गुजराती लोक नृत्य है ना, तो उस लोकगीत का, गरबा के गीतों का धुन बज रहा था माइक पर, मतलब स्पीकर पर। लोग हैरान थे कि क्या प्रदीप और सी रामचंद्र को इस अवसर के अनुकूल और कोई धुन नहीं मिली। कुछ भी तो खास नहीं था, न धुन, न बोल, न संगीत। तो देखो वो लोग सोच रहे थे कि इतने सारे लोग आए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम है, और एक सिंपल सा गरबा का गीत बज रहा है ना स्पीकर पर। तो फिर ये प्रदीप जी और रामचंद्र जी, मतलब जो निर्देशक थे ना, म्यूजिक के निर्देशक थे, सी रामचंद्र, वो लोग ने क्या कोई ऐसा खास मतलब धुन नहीं ढूंढ पाए क्या वो लोग, कि ऐसा सिंपल सा एक धुन बजा के रखा हुआ है, गाना बजा के रखा हुआ है ना, मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए कोई खास गाना उन लोगों को नहीं मिला। कुछ भी तो खास नहीं है इस धुन में, न धुन, न बोल, न संगीत, कुछ भी खास नहीं है जो बज रहा है उसमें, ठीक है, वो तो कोई गरबा का गाना बज रहा है। अचानक गरबा की धुन हट गई। अचानक क्या हुआ, गरबा का गाना बंद हो गया। थोड़ी देर के लिए शांति रही और उस शांति को चीरता हुआ सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, देखो फिर क्या हुआ, गरबा चल रहा था, उसके बाद अचानक से गरबा का गाना बंद हो गया, ठीक है। तो और थोड़ी देर चुप रहे, मतलब कोई गाना नहीं बज रहा था, थोड़ी देर शांत था। उसके बाद अचानक से उस शांति को चीरता हुआ, मतलब उस शांति को भंग करता हुआ गाना बज उठा, शांति को तोड़ता हुआ गाना बज उठा। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, साम्राज्ञी मतलब रानी, सुरों की रानी, ठीक है, लता मंगेशकर जी, महान गायिका है ना, लता मंगेशकर जी, उनको सुर साम्राज्ञी कहा गया है क्योंकि वो सुरों की रानी है। कहते हैं कि आज तक उनके जैसी गायिका पैदा ही नहीं हुई, है ना। तो उनकी वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा, उनकी आवाज में उनका गाना सुनाई पड़ा, और उनका गाना सुनकर जैसे उस गाने में दर्द और चुनौती जैसा भाव था। चुनौती मतलब चैलेंज, ठीक है, चैलेंज जैसा भाव उनके गाने में था। क्या गाना था वो, ए मेरे वतन के लोगों, उन्होंने शुरू किया।
तुमने गाना सुना होगा ना, पहले जब स्टार्ट होता है तो कितना इस गाने को सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, है ना। वही मुखड़ा था जो पहले भेजा जा चुका था। चलो ठीक है, लता जी तो हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि लोग सोच रहे थे कि ये तो वही मुखड़ा है जो पहले भेजा जा चुका था, मतलब लेखक ने भेज दिया है, तो चलो ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, लता जी तो हैं, है ना, लता जी मतलब तब की इतनी बड़ी गायिका हैं, वो ये गाना गा रही हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। लोग अपने आप को समझाने लगे। गीत आगे बढ़ा तो लोगों की सांसें जैसे थम गई। तो फिर देखो, लोग अपने आप को समझा रहे हैं कि चलो जो गाना छपा था, मतलब पहले जो गाने का एडवर्टाइज हुआ था वही गाना तो बज रहा है और ये गाना लता जी गा रही हैं, तो चलो ठीक ही होगा। ऐसे करके लोग अपने आप को समझा रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये गीत आगे चला तो फिर उन लोगों की सांसें जैसे थम गईं। इस गाने को सुनकर उन लोगों के अंदर जैसे बहुत ही मतलब भावनाएं, उनके दिल को छू गई ये गाना। देखो, जब उन्होंने गाया कि पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। तो ये गाना सुनकर सोचो, जब हम आज भी ये गाना इतने सालों बाद ये गाना सुनते हैं तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाती है ना। तो तब तो मतलब हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई के बाद, इतने सारे लोग मरने के बाद देश में जो मातम का माहौल था, उस माहौल में ये गाना सुनकर लोगों के मन में बस गया था ये गाना। इस गाना खत्म होने के बाद वहाँ के करीब 2 लाख लोग सिसक रहे थे, मतलब रो रहे थे। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे, उनके आंसू थम ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे थे। एक भी आंख ऐसी नहीं थी जो नम न हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो न रो रहा हो, है ना। नम न हो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके आंख में पानी नहीं है, जिसका आंख गीला नहीं है। नम मतलब गीला, भीगा हुआ। तो सबकी आंखें भीगी हुई थी, रो रहे थे सब लोग। नेहरू जी ने किसी तरह अपने आप को संयत किया, तो नेहरू जी भी रो रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। अपनी आंखें पोंछी और बोले, क्या मैं कवि से मिल सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी आंखें पोंछी, रोते रोते मतलब अपने आंसू पोंछे, और उन्होंने कहा कि क्या मैं कवि से मिल सकता हूँ, जिन्होंने ये गाना लिखा है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, प्रदीप जी से। तो पता चला कवि प्रदीप घबराहट के मारे दिल्ली आए ही नहीं थे। देखो, तो ये प्रदीप जी का इतना बड़ा ये गाना उस दिन मतलब लॉन्च होने वाला था, तो वो मतलब इतने बड़े प्रोग्राम के लिए वो गाना लिख रहे थे, तो उनके अंदर डर बैठ गया था कि अगर मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ तो इतने बड़े प्रोग्राम में मेरी बेइज्जती होगी, सो अलग प्रोग्राम खराब होगा, है ना, और उनका नाम भी खराब होगा। इसलिए वो डर के मारे, घबराहट के मारे उस दिन दिल्ली प्रोग्राम में आए ही नहीं थे। तो 2 महीने बाद नेहरू स्वयं मुंबई गए और प्रदीप से मिले। बाबा देखो, 2 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू जी खुद मुंबई गए और जाकर वहां प्रदीप से मिले। एक बार उनके मुख से फिर यही गीत सुना, फिर जाकर उन्होंने प्रदीप जी को कहा कि ये गाना फिर उन्हें सुनाए। तो फिर प्रदीप जी ने अपने मुंह से ये गाना गाया और सुनाया उनको। फिर से उनकी आंखें नम हो गई और ये गाना सुनकर नेहरू जी की आंखें फिर से भीग गई, वो फिर से रोने लगे। प्रदीप की हस्तलिपि में लिखे कागज को लेकर वे दिल्ली लौट आए। फिर उन्होंने क्या किया, प्रदीप जी ने अपने हाथों से लिखी थी जो हस्तलिपि, मतलब प्रदीप जी ने अपने हाथों से जो लिखा था कागज में, ये गीत उन्होंने लिखा था ना, तो ये लाइनें, लिरिक्स तो उन्होंने ही लिखी थी ना। प्रदीप की हस्तलिपि में लिखी, मैंने उनके लिखे हुए, उनके हाथों से लिखी हुई कागज में जो गाना लिखा था उन्होंने, वो कागज वो लेकर दिल्ली लौट के आ गए। आज भी जब यह गीत सुनाई देता है तो मन को छू जाता है ना। आज भी जब भी हम ये गीत को सुनते हैं तो हमारे दिल को छू जाता है ये गाना। तन में एक सिहरन सी होती है, अनायास आंखें नम होने लगती हैं, हमारे शरीर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक सिहरन सी होती है, कांप जाते हैं हम लोग इस गाने को सुनकर, और हमारे आंखें नम हो जाती हैं,
हम रोने लगते हैं। सिर झुक जाता है उन जाबाज वीरों के लिए। तो जब भी हम ये गाना सुनते हैं तो उन जिन शहीदों के बारे में बताया है कवि प्रदीप जी ने, उन शहीदों के बारे में सोचकर ही, हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के बारे में सोचकर, जाबाज मतलब अपनी जान से खेलने वाले बहादुर वीर किसान, सैनिक है ना, वो जाबाज वीरों के लिए जो लौट के घर ना आए। जो जिन शहीदों के बारे में कवि बताते हैं कि जो लौट के घर ना आए, ये गाना आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि तब जो वीर सैनिक जो युद्ध में गए और फिर लौट के घर ना आए, वो युद्ध में शहीद हो गए, उनके बारे में सोचते हैं। उन बहादुर जाबाज वीरों के बारे में सोचते हैं। इस गाने को सुनकर उनकी छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है और उनके बारे में सोचकर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना। तो ये गाना आज भी इतना ही प्रसिद्ध है, उतना ही उसकी जो उसका जो इमोशन है, उसकी कीमत आज भी उतनी ही है, उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आई है ना। तो इस महान गीत के लेखक प्रदीप जी को हमें नमन करना चाहिए। वैसे ही साथ सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज़ से ये गाना इतना प्यारा लगता है और इतना मतलब इमोशनल लगता है। उन्होंने अपना इमोशन, उनकी आवाज़ में इतना इमोशन भर के इस गाने में उन्होंने डाला है ना। तो ये गाना भी आप सुने और इस चैप्टर को भी आप पढ़ें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। आज के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।